चाय की दुकान ये बड़ी फेमस है भैया, बड़ी अच्छी चाय थी। हेलो, बड़ी अच्छी चाय थी, एक और देना, कम चीनी वाली यार। अरे देखिए चाय की दुकान पर 3 मौलाना साहब लोग बैठे हुए। कैसे हैं राजीव भाई, कैसे हैं? अरे चाय हमारी तरफ से। अरे आप हमारे शहर में मेहमान हैं। खाना खाया आपने? हम खा लिया, हम चाय भी एक पी लिए, बाहर एक पति पत्नी दिखे हम। चाय लाइए भाई हमारे। अरे सुनिए, आप हमारे शहर में मेहमान हैं, हम कुछ नहीं जानते। चाय आ रही है। आप हमारे तो मैंने देखा कि 3 लोग अंदर बैठे हुए, तो मैंने कहा बाकी की गुफ्तगू आप लोगों से कि कहीं से आ रहे हैं या क्या मामला है? हम यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा जी। तो क्या कहीं जलसे उलसे से आ रहे हैं या क्या था? नहीं, दिन में जलसे तो आमतौर पे नहीं होते, जलसे आमतौर पे रात में होते हैं। अरे जलसा कभी भी हो जाए, उसमें क्या है? आप किसी वक्त करवा लें। लेकिन आपका स्वागत है बंगाल में, बहुत अच्छा लगा आपको रूबरू देख रहा हूँ। मैं तो ऐसे ही सड़क का आदमी हूँ, चाय की दुकान, चौपाल। आप सड़क के आदमी नहीं, आप संविधान के आदमी हैं। हम आपको सलाम पेश करते हैं कि आपने सच के चिराग की हिफाजत की है जुल्म और झूठ की आंधियों में। अरे ऐसा नहीं, सब अपने अपने तरह से कर रहे हैं। जो लोग भी कर रहे हैं, हम उन सबको आपकी तरफ से सलाम पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इस बार का जो अकलियत का, माइनॉरिटी का रुझान है, वो बिखरा हुआ है, एक साथ है? ये आईएसएफ और वामपंथ, ये ओवैसी और ये हुमायूं कबीर का मसला बीच में उठ गया था, ये वामपंथ और ये कांग्रेस, ये क्या है? या पॉकेट्स के हिसाब से अलग अलग रुख है? देखिए, बंगाल में खास तौर पर, यूं तो पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान जब वोट करता है तो हिंदुस्तान में मुसलमानों के जो आम रुझान होते हैं, मेजॉरिटी के, थोड़े बहुत हर जगह लोग ऊपर नीचे होते हैं। आप मैदान के आदमी हैं, आप इन बातों को समझ सकते हैं। मुसलमान मजहब के नाम पर वोट नहीं करता है, ये मुसलमानों की एक परंपरा रही है। अगर मुसलमान धर्म के नाम पर वोट करता तो मुस्लिम लीग की सीट आज 200 होती हिंदुस्तान में, या और जो लोग हैं जिनके नाम आपने लिए वो भी बहुत कहीं से कहीं पहुंचे हुए होते। मुसलमान देखता है कि देश के संविधान की रक्षा और अमन व शांति और भारत के विकास में अच्छा रोल किसका हो सकता है। उस रुझान में देशवासियों के साथ मुसलमान भी आगे चलता है और जीतने वाले कैंडिडेट को अपना वोट देकर कोशिश करता है कि हमारा वोट जाये न हो, बेकार न हो। यही हाल बंगाल में भी होगा। लेकिन कई बार तो ऐसा लगता है कि मुसलमान सबसे पहले ये देखता है कि बीजेपी को कौन हरा रहा है। आपकी ये बात बुनियादी तौर पर मैं इनकार कर दूं, ऐसा भी मुनासिब नहीं है। आप बहुत हद तक सही कह रहे हैं, लेकिन इसके जिम्मेदार सिर्फ बीजेपी खुद है। वो खुद पैनिक करते हैं, वो खुद ऐसे मुद्दे लाते हैं कि जिसकी वजह कर लोग उनसे चिढ़ें। मैं कहता हूं कि बीजेपी भी हिंदुस्तान की एक लोकतांत्रिक पार्टी है, संविधान में उसे पूरा अधिकार है जीतने का, इलेक्शन लड़ने का, और अगर कोई मुसलमान उसे वोट देता है तो हम उसे बुरा भला भी नहीं कह सकते और कहना भी नहीं चाहिए हमें। लेकिन बीजेपी ने खुद मुसलमानों को अपने से दूर किया है, मुसलमानों ने बीजेपी को दूर नहीं किया है, मुसलमानों को उन्होंने दूर किया बीजेपी ने। आप उनके स्टेटमेंट देख लें, आप उनके बयानात देख लें, उनके जो माननीय श्री आदरणीय जो लीडरान हुआ करते हैं, आप उनकी हाव भाव गुफ्तगू देख लें। हर स्टेटमेंट में ऐसा लगता है कि वो एक ऐसा मैसेज देना चाहते हैं कि करीब आने वालों तुम दूर चले जाओ। मुझे कभी कभी डर लगता है कि अगर यही माहौल रहा तो ऐसा न हो कि देश की जनता पर से इनका विश्वास उठ जाए और ये जनता ही बदल लें और किसी दूसरे देश से जनता लेकर आ जाए। मसला ये है कि असम में, पश्चिम बंगाल में जो स्टेट बांग्लादेश के साथ जुड़े हुए हैं, उससे घुसपैठ का मुद्दा उठाकर और ये कह के कि बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ की डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं, हमारे संसाधनों पर दूसरे घुसपैठियों का, उसमें ऐसा होता है कि जो मूल मुसलमान है असम का और पश्चिम बंगाल का, वो भी उसी घेरे में आ जाता है। जबकि देखिए राजीव भाई, बहुत स्पष्ट 2 चीजें हैं। एक है कि अगर हमारे देश में कोई घुसपैठी है तो ये सच है कि उसको निकाला जाना चाहिए, उसका कोई अधिकार यहाँ पे नहीं है। मानव अधिकार जो होते हैं वो हर जगह होते हैं, लेकिन इसे टॉलरेट नहीं किया जा सकता। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि घुसपैठी है तो उस वक्त सरकार अपने ऊपर सवालिया निशान लगाती है, अपने इंटेलिजेंस पर क्वेश्चन मार्क करती है। बॉर्डर पर लाखों जो फौजी खड़े हैं उनकी एक तरीके से उनको डिरिस्पेक्ट किया जा रहा है।
इसका मतलब ही है कि हम तो कहते थे देश सुरक्षित हाथों में है। भाई अब तक तो हम यही सुनते आ रहे हैं, कम से कम जब से आदरणीय श्री माननीय मोदी जी देश के माननीय प्रधानमंत्री बने हैं, तब से हम ये सुनते आ रहे हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। तो ये कैसा सुरक्षित है कि हर इलेक्शन में वो खुद ही पोल खोल रहे हैं अपना, कि इतने रोहिंग्या के आगे, इतने बांग्लादेश के आगे। हमने कहा कैसे आते हैं भाई, किस तरह आते हैं? और आप 12-13 सालों से हैं, खुदा आपको सलामत रखे। आखिर ये कहां से दाखिल हो रहे हैं और क्यों दाखिल हो रहे हैं? और अगर ये बंगाल का मुद्दा है तो दिल्ली में भी यही मुद्दा क्यों उठता है? बिहार में भी कहीं मुद्दा उठता है? बॉर्डर है तो हमारे देश के बॉर्डर है, और देश के बॉर्डर में हमें विश्वास है अपने बीएसएफ पर और फौजी नौजवानों पर कि वो हमारे देश की सुरक्षा के लिए बिल्कुल ठीक है और परफेक्ट है और मजबूत है वो। अच्छा, आपको कितनी उम्मीद, आखिरी सवाल है, मेरा समय खत्म हो इस गया। बात से आप लोग हैं कहाँ से? यहीं? मैं बोलूं? नहीं, काम क्या करते हैं? अच्छा, मेरी एक छोटी सी बिजनेस चलती है और मैं उस बिजनेस में हूँ। मुझे तो लगा आप तकरीर करते इतना बढ़िया बोल रहे हैं, और आपकी माशाल्लाह आवाज इतनी अच्छी है, जिसको आवाज। ये राजीव भाई हमारे देश में भारत के उन मदरसों की देन है जिन्होंने इन मदरसों में इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया और अंग्रेजों से लड़ने की जुर्रत दी और देश पर मर मिटने का जज्बा दिया। ये उन मदरसों की भीख है जो आज मैं बोल रहा हूँ। उन्हीं मदरसों पर इतने सवाल उठाए जा रहे हैं कि अभी देख ही रहे आप मदरसों पर कितने सवाल उठाए। अब मैं आखिरी सवाल, समय कम है, ममता बनर्जी की ये जो रिजीम है, इसमें चेंज की कोई उम्मीद आप देखते हैं? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि दीदी कहीं जाने वाली है। वो बंगाल की दीदी है और बंगाल में रहेंगी। अगर वो जाएंगी तो देश का प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली जाएंगी। चलिए ठीक है, आप लोगों